और लाल सागर मंडोर के आसपास की इस विशाल जनसभा में उपस्थित आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब, सम्मानित मंच, मातृशक्तियां, देवतुल्य मतदाताओं बंधुओं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चुनाव के 3 दिन हैं, इतना ही कहने आया हूं। जैसे हमेशा आपके लिए तैयार रहे, ऊपर मोदी जी के इस सपने को 400 पार करना है। जितना भी इतिहास बना है पिछले 5 साल में, उसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में हस्ताक्षर आपके आशीर्वाद से लगातार जो गजेंद्र सिंह जी पहुंच रहे हैं उन्होंने किया। हमारा सीना भी 56 इंच हुआ है। 3 दिन बिना विश्राम, सुंदरकांड की एक पंक्ति के साथ, राम काज बिन मुझे कहां विश्राम। मातृशक्तियों, अपने परिवार वालों को कोई प्रकार का जलपान मत करवाना, मतदान करवाना। 75% कम से कम, ज्यादा से ज्यादा मीटर कितना फाड़ो, वो आपके हाथ में है। दोनों हाथ ऊंचा करके गजेंद्र सिंह जी को बता दो कि सरदारपुरा विधानसभा का ये जो सिंह द्वार है, गजेंद्र सिंह जी, इस सिंह द्वार से और अंतिम चोर आज पाबूपुरा था, हर जगह से जिस प्रकार का उत्साह है, जुनून है, शायद न भूतो न भविष्य, वो लीड हम बनाने जा रहे हैं। दोनों हाथ ऊंचे करके इनको बता दो और आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय मां भारती। आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, सांसद साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और सभा को संबोधित कराओ। जो एक जयकारा करते भाई, जोरदार मंडोर का जयकारा है ना? भारत माता की। देखिए, आज हमारे बीच में आपके आशीर्वाद से बने केंद्रीय मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी, और बहुत विधानसभा में कड़ी टक्कर लेने वाले मेरे मित्र डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़, सुभाष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र जी, भंवर जी दहिया, हनुमान सिंह जी, और यहाँ बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं बहनों और नौजवान साथियों, हमारी तो एक ही बात कहनी है कि आप सबके आशीर्वाद से 10 वर्षों तक केंद्र में हमारा सबका, पूरे देश में गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को एक बार और अपने भारी मतों से विजयी बनाए, ये बात करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। माननीय मोदी जी ने विशेष तौर पर आप सब पर विश्वास करके गजेंद्र सिंह जी को आपका प्रत्याशी बनाया। आप सब आशीर्वाद दें और अधिक से अधिक वोट दें। पर एक बात आपने कहनी है, हम सब चाहते हैं गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे जब हम सब आस पास परिवार के वोट ले जाके कमल पे बटन दबाएंगे ना? तो एक बार जोरदार नारे के साथ समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। इसी जोश के साथ कल से लेकर 26 तारीख तक सुबह से शाम तक, चाहे नाश्ते के खाने की चिंता नहीं, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा और हम सबको मिलकर कमल को विजयी बनाना है। और जब 400 पार का नारा है तो गजेंद्र सिंह जी ऐसे भारी मतों से विजय होकर पुनः मंत्री बने, हम सबका गौरव बढ़ाए। धन्यवाद, जय हिंद। जैसा कि हमारे मारवाड़ की परंपरा रही है कि सांप का समय बहुत ही बहुमूल्य है, अल्प हमें मिला है, फिर भी इस प्रांगण की इच्छा है कि हम लोग जो हमारे स्वागत की जो मारवाड़ की परंपरा है उसको जारी रखें। मैं श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जल मंत्री, भारत सरकार एवं सांसद महोदय जोधपुर के साफा बना करके स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान ठाकुर जय सिंह जी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह नगर, श्रीमान जबर सिंह जी। इसी कड़ी में श्रीमान जयवीर सिंह जी, माफी चाहता हूं, और इसी कड़ी में श्रीमान जबर सिंह जी थोप माल्यार्पण के लिए और साथ में सहयोग के लिए श्रीमान हनुमान सिंह जी शेखावत साहब। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में भारत माता की,
भारत माता की। कबूलाल जी पार्षद और जानीदेव जी पार्षद दोनों ही मंच पे आए। कबूलाल जी पार्षद और जानीदेव जी पार्षद भी मंच पे। जैसा कि मंच का आदेश है, माननीय मंच पर पधारे। इसी स्वागत की कड़ी के अंदर मैं हमारे बीच में मोतियासू महंगे और लाडले श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। साफे के साथ में जबर सिंह जी सोलंकी, सुसवाणी माता कौलानी और इसी कड़ी में माल्यार्पण के लिए कर्नल बजरंग सिंह जी। समय का अभाव है, इसलिए इस स्वागत की कड़ी को गति के साथ में संचालित करें। श्रीमान जबर सिंह जी सोलंकी साफा बना करके डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ पूर्व चेयरमैन जेडीए जोधपुर का स्वागत करेंगे और माला के लिए श्रीमान कर्नल सिंह जी। हमार स्वागत में घणो टाइम नहीं खराब करनो। महेंद्र बिराजो 1 मिनट। ओहो वीसी साहब पधारे, जबर सिंह साहब बिराजो। बोलो भारत माता की। हमारे नहीं समझ में आई। बाल समन से लेकर के और इतनी दूर दूर के सारे लोग एकत्रित हुए हैं और अगर भारत माता की जय घोष इतनी हल्की है तो मुझे लगता है कि दिन में आज भोजन नहीं मिला। रोटी जिमी दिन में कुड़ जिमी। हाथ खड़ा करो एक बार, दोनों हाथ ऊंचे करो जिसने दोपहर में रोटी खाई थी। अब मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मारवाड़ में मनवार करनी पड़े। घरे बुलावन में थोरो करो, रोटी जिमावनी है थोरो करो और जय बुलानी है तो भी थोरो करो। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय ठाकुर साहब, जयवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सारे मेरे निर्वाचित पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी। समय की सीमित है इसलिए मैं बहुत जल्दी में संबोधन कर रहा हूं। और आज इस देवतुल्य सभा में इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, और विशेष रूप से मैं जिनके श्री चरणों में प्रणाम करके अभिवादन करना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में ऐसे समय में जब घर भोजन बनाना होगा, घरेलू काम भी होगा, तब यहाँ उपस्थित आए। मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। और मेरे युवा साथी एक जो जबर सिंह जी है, युवा ही रहे, परमानेंट छूट हुए को नहीं, उम्र बढ़े को नहीं। हमेशा इतने जोश से भरे हुए रहते हैं कि जितने शायद कॉलेज वाले बच्चे भी नहीं होते हैं। जिस जोश के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में आपने स्वागत किया, पुष्प वर्षा की और कंधे पे उठा के लाए, मन डर लाग तो मैं आज टेक ये नीचा। आप सबका मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हनुमान सिंह जी हम सबके सामने बहुत ओजस्वी भाषण दे रहे थे जब मैं यहां पहुंचा। और हनुमान सिंह जी के भाषण में इतनी ताकत होती है कि वो एक बार कहीं भी खड़े होते हैं वहां फिजा बदल देते हैं। अरे इसको थोड़ा ठीक कर दो यार। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ छोटी सी 2 टप्पे में बात आपके सामने करता हूं, क्योंकि अभी इसके बाद में मुझे 4 मीटिंग्स में 10 बजे से पहले और भाषण देना है, 8:45 बज रही है। हमने 2 वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, आपने मेरे मार्फत मुझे आशीर्वाद देकर के 2 वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 और 2019 में दिए। 2014 से पहले जिस तरह की परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी और भारत हर मोर्चे पर लगातार विफल हो रहा था, एक तरफ भारत में समाचार घोटालों के छपते थे तो दूसरी तरफ बम धमाकों के समाचार छपते थे। हमारे मंदिरों पर हमले होते थे या हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, इन सब शहरों में निरंतर आतंकवादी घटनाएं होती थी। भारत की आंतरिक सुरक्षा इस कदर खतरे में थी कि घर से जब आदमी निकलता था तो पत्नी को यह डर रहता था कि शाम तक वो लौटकर वापस आएगा कि नहीं। एक तरफ नक्सलवाद चरम पर था। देश के 700 जिलों में से 256 जिले जो पशुपति से लेकर के तिरुपति तक है, वो पूरा एक रेड कॉरिडोर भारत में बन गया था और नित्य प्रतिदिन भारत में इस तरह की घटनाएं होती थी। कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उस कश्मीर में नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी और हर आतंकवादी घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री
बाहर निकल करके ये उद्घोष करते थे, ये भाषण देते थे कि अब की बार ऐसी घटना हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, लेकिन उनकी चेतावनियों को न देश सुनता था और न दुनिया में बैठे हुए आतंकवादी जो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाते थे न वो सुनते थे। भारत आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो गया था कि हमको अपने कच्चा तेल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे थे और भारत सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड कर्जे के जारी किए थे। अपन एट कहवे नहीं कि दादो कर्जो लेवे पोता ने चुकाना पड़े, जितु बना उन्होंने कर्जा लिया था कबूलाल जी ने और चुकाना हमको पड़ा, अभी चुका करके पूरा किया। भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में धूमिल हो गई थी। हमारी सीमाएं असुरक्षित थी। हमारे सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान ले जाते थे और हमारे सीमा सुरक्षा बल के सिपाहियों को हत्या करके, और बांग्लादेश जिसका अस्तित्व भारत के कारण से हुआ, वो हमारे सिपाहियों की हत्या करके उनको डंडे पर मार मार ले जा करके उन शहीदों को अपमानित करते थे। पूरा देश उस समय से स्तब्ध था, दुखी था, पीड़ित था। तब आपने उजाले की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2014 से लेकर के 19 तक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प और इस अपेक्षा के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में कि भारत के विकास का रास्ता गरीब के घर से जाता है, सामान्य मानवी के घर से जाता है। जहां एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई और उसके माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को सुधारा, और वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश की सेनाओं को सशक्त किया, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाया। देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लेकर के जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत जो 10वें स्थान पर होते हुए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था, वो आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में है। हम इंग्लैंड जिसने हमको 200 साल तक गुलाम बना करके रखा, हम उसको पछाड़ चुके हैं। और पूरी दुनिया इस बात पर भरोसा करती है कि आने वाले 2 साल में, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, हम आने वाले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। मुझे डॉक्टर साहब एक दिन गांव में भाषण दे रहा था, एक सज्जन ने पूछा खड़े होकर के, एक बुजुर्ग आदमी ने, कि अर्थव्यवस्था 10वां नंबर रिवे है या 5वां रिवे या 3रा रिवे, मारे का फर्क पड़े सर। तब मैंने उनसे कहा कि फर्क सिर्फ आपको ही पड़ता है। जब भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और मोदी जी की सरकार बनी थी, तब सरकार का 1 महीने का टैक्स कलेक्शन, डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर है इकोनॉमी के, जो है 38,000 करोड़ रुपए 1 साल का टैक्स कलेक्शन था। जब 2017 में जीएसटी का कानून लाए थे, तब तक 68,000 रुपए प्रति माह टैक्स कलेक्शन था। और पिछले महीने में, जो फरवरी का महीना टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से सबसे कम टैक्स कलेक्शन वाला महीना होता है, पिछले महीने का हिंदुस्तान की सरकार का, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार, जिसने देश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, उसका 1 महीने का टैक्स कलेक्शन 1,82,000 करोड़ रुपए था। और जब देश की सरकार के पास में 1,50,000 करोड़ रुपए हर महीने अतिरिक्त आता है, तब आपकी सड़कें बनती है, तब आपके नेशनल हाईवेज बनते हैं, तब आपके जोधपुर में, जोधपुर से बर, जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से अहमदाबाद और जोधपुर से जो है वो सरदार संबंध होते हुए ये सारे हाईवेज बनते हैं। जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड बनती है। जोधपुर में 406 से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनती है। जोधपुर में एम्स का अस्पताल बनता है। जोधपुर जैसे 22 अस्पताल बनते हैं। हमारे रेलवे का नेटवर्क अपग्रेड होता है। हमारे रेलवे का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है। हमारा रेलवे स्टेशन 400 करोड़ रुपए से नया बनता है और ऐसे 500 रेलवे स्टेशन भारत में बनते हैं। भारत में 75 हवाई अड्डों की जगह 150 हवाई अड्डे हो जाते हैं और जोधपुर का एयरपोर्ट भी 400 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा होता है। जय श्री राम। केवल इतना नहीं, जब देश की सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन का पैसा आता है तब 4 करोड़ गरीबों के घर बनते हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली में लगती है। 11 करोड़ गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचता है और 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनते हैं। 40-45 करोड़ लोगों के बैंक का खाता खुलता है, जिनमें हर तीसरे महीने किसान को 2,000 रुपए मिलते हैं और उसके अतिरिक्त 60 करोड़ गरीबों को, सामान्य मानवी को चिकित्सा के खर्च से मुक्ति मिलती है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है और 140 करोड़ हम भारतीयों को कोरोना के समय में मुफ्त टीका लगता है। जब सरकार के पास में पैसा आता है, सरकार ईमानदारी से जब काम करती है तब देश प्रगति करता है। और यह इस बात का द्योतक है कि आज भारत उस मुकाम पर जाकर के खड़ा हो गया है जो भारत कभी इस बात पर विश्वास करना जिसने बंद कर दिया था और भारत के लोगों ने बंद कर दिया था विश्वास करना कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए बनी है या नहीं,
आज उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाते हुए दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः प्रतिष्ठित हुई। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 2 वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर आपने 2 वोट दिए। आप अपने हृदय स्थल पर ये मात्र हाथ रखकर भगवान ने साक्षी मान, जो आपका इष्ट देव है उसको साक्षी मान करके मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने 2 वोट दिए, उससे देश बदला कि नहीं बदला? देश बदला कि नहीं बदला? आपने 2 वोट दिए, उससे गरीब का जीवन स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा? आपने 2 वोट दिए, उससे देश की सीमाएं सुरक्षित हुई या नहीं हुई? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा कि नहीं लगा? आतंकवाद का सफाया हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा में जाकर के एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई? भारत की शक्ति और सम्मान पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? आपने 2 वोट दिए, जिस अपेक्षा के साथ में दिए, जिस सोच के साथ में दिए, जिस भाव के साथ में दिए, जो कल्पना करके दिए थे, आपको उस कल्पना से सवाया मिला कि नहीं मिला? आज भारत पूरे विश्व भर में एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आपने मुझे जो ऊंचाई दी, आपने मुझे 2 बार आशीर्वाद दे करके जमीन से उठा करके फलक पर बिठा दिया, और उस ऊंचाई से मैं आज देख सकता हूं कि जो भारत के भाग्य का सूर्य 500 साल पहले जब राम मंदिर तोड़ा गया था, तब पद्दलित हुआ था, जब अस्तांचल की ओर गया था, जब डूबने लगा था, इस 500 साल की कालरात्रि में, इस 500 साल की अमावस्या में हम सब के पूर्वजों ने अपने नरमुंड दे करके इस अग्निशिखा को प्रज्वलित रखा था कि यह सनातन बना रहे, और इस ऊर्जा और उष्मा को बनाए रखा था कि राम मंदिर का निर्माण अंततः हम उसी स्थान पर जाकर के करें। और मैं आज गर्व से आपके साथ में एक बात कहता हूं, जिस ऊंचाई पर आपने मुझे भेजा है, मैं जिम्मेदारी से एक बात को कहता हूं, क्योंकि मैं वहां से दूर तक देख सकता हूं, फलक में वापस भारत के भाग्य का सूर्योदय होना प्रारंभ हो गया है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना के साथ भारत के स्वराव का भाग्य का सूर्य प्रबल होकर के उदित होने लग गया है, और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत वापस महाशक्ति बनेगा। और भारत केवल महाशक्ति नहीं बनेगा, भारत केवल आर्थिक ताकत नहीं है, भारत केवल सामरिक ताकत नहीं है, भारत केवल तकनीकी की ताकत नहीं है, भारत केवल लोगों की ताकत नहीं है, भारत के पास में जो सांस्कृतिक ताकत है, भारत के पास में जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, विश्व बंधुत्व की अवधारणा है, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज आप लिख करके रखिए, आप लोग जो 25 साल बाद यहां होंगे, 25 साल बाद में हम लोग शायद होंगे ना होंगे, कहां होंगे मैं इस बात पर नहीं जाता, लेकिन जो लोग होंगे वो इतिहास लिखेंगे और सम्मान के साथ में आप सबको स्मरण करेंगे कि 3 बार मतदान करके आप लोगों ने इस भारत के भाग्य का विधाता बनने का काम किया है। मैं आज आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस चुनाव को सामान्य चुनाव न समझें, यह चुनाव राष्ट्र के निर्माण का महायज्ञ है, और यज्ञ आहुति मांगता है। बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने नरमुंडों की आहुति दी थी, अपने रक्त की आहुति दी थी, अब की बार सिर्फ योगदान और परिश्रम और पसीने की आहुति मांगता है। और जब यज्ञ करते हैं, हम आप घर में होम करा, घर रहा, परिवार रहा, अड़ोसियां पड़ोसियां बुलावा कि नहीं बुलाओ, आसपास में रहने वालों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, बहन समाज ने बुलावा कि नहीं बुलाओ, कोई परिवार रहा और रिश्तेदार ने, सगा ने बुलावा कि नहीं बुलाओ? क्यों बुलाते हैं उनको? इसलिए बुलाते हैं कि इस पुण्य कर्म में वो भी भागीदार बने, उनका भी हिस्सा हो, उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। ये राष्ट्र निर्माण के यज्ञ से हमारे परिवार में और हमारे परिवेश में एक भी व्यक्ति शेष न रहे, इसका संकल्प लेकर के आज यहां से जाना चाहिए। आज से लेकर के 26 तारीख को शाम को 6 बजे तक अपनी ऊर्जा का एक भी बिंदु, अपने परिश्रम का एक भी कण और अपने पुरुषार्थ का एक भी कदम इस भारत माता की सेवा के इस यज्ञ से बचा करके न रखूंगा। ये संकल्प लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़ा करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और ईस्ट को साक्षी मान करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब लोगों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। पूरी टीम, जबसा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम जिसने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, मेरे आत्मविश्वास को 1000 गुना आप लोगों ने बढ़ाया है, मेरे संकल्प की शक्ति को आपने 1000 गुना बढ़ाया है। मैं हृदय पूर्वक आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं और आप सबको मेरे हृदय की गहराई से आप सबको धन्यवाद करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।